हेलो बच्चों। ये आपका मैं जो कुछ पोर्शन थोड़ा सा छूट गया था, जैसे आपका थर्ड पेपर में बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथ्स का थर्ड पेपर में 2D का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन छूट गया था, पोलर कोऑर्डिनेट्स और पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक। तो मैं अब इस पोर्शन को आपको कंप्लीट करा देता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका 2-3 घंटे अब लगेंगे, उसमें आपका ये पूरा हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है इसमें आपके 5 से 10 नंबर का कवर हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम देंगे, क्योंकि बीच में आपका गैप भी है ही 2-3 दिन का, तो आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम कवर करना स्टार्ट करते हैं। पहले आपकी स्टार्टिंग जो है पोलर कोऑर्डिनेट आपने पढ़ भी रखे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पोलर कोऑर्डिनेट्स आप जानते ही हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? अगर किसी प्लेन में कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट को लिखने का आप तरीका जानते हैं, क्या होता है? उसको लिखने का तरीका एक ये होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जिसमें हम एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं, एक्स कोमा वाई में उसके कोऑर्डिनेट्स को। दूसरा ये जो हम पढ़ रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा होते हैं। इसमें जैसे वहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ओ को आप ओरिजिन बोलते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं आप पोल। क्या बोलते हैं? पोल। और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं हम इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन। ठीक है, और ये जो आपका ओपी है, ओपी जो आर कोमा थीटा कोऑर्डिनेट लिखे हैं, इसमें ओपी लेंथ जो होती है वो होती है आपकी आर के इक्वल। और इसको आप क्या बोलते हैं? रेडियस वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं आप? रेडियस वेक्टर। ठीक है, और जो थीटा होता है इसको बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल। ये थीटा वेक्टोरियल एंगल होता है, और ये हमेशा अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो ये प्लस में आएगा। ठीक है, अगर ये आप कैसे मेजर कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आपका पॉजिटिव में आएगा। बट अगर इसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ये आपका नेगेटिव में आएगा। ठीक है, और दूसरा जो ये आर है, अगर ये जो आर होता है इसमें भी प्लस माइनस का चक्कर होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आर को अगर हम मेजर करते हैं अलोंग द लाइन बाउंडिंग द वेक्टोरियल एंगल, जैसे मेरे वेक्टोरियल एंगल ये है, इसको बाउंड करने, इस एंगल को बाउंड करने वाली लाइन के अलोंग अगर इसको मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। अगर इसके अपोजिट इसको मेजर करेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट को मैंने लिखा आर कोमा थीटा। अब इसी को मैं अगर बैक साइड में बढ़ा दूं, ठीक है, तो ये पी डैश पर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको, ये जो वेक्टोरियल एंगल इतना था, तो मैं अगर इसी की डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको, एंगल तो थीटा है लेकिन मैं इसको मेजर कर रहा हूं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको आप क्या लिखते हो? माइनस आर कोमा थीटा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी हुई। बाकी इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं। क्या क्या तरीके होते हैं? जैसे अगर मैं यहीं से एक राउंड पूरा घूम जाऊं तो इसी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप आर कोमा थीटा प्लस पाई भी लिख सकते हैं। थीटा प्लस, अगर ये पूरा राउंड घूमेंगे तो थीटा प्लस क्या लिखेंगे आप इसको? थीटा प्लस 2 पाई। ठीक है, और जैसे ये जो पी डैश वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट तो एक तो मैंने बोला आपसे माइनस आर कोमा थीटा, और मैंने आपसे बोला था कि अगर जो एंगल है इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो पॉजिटिव आता है, अगर क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो नेगेटिव में आता है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये क्या आएगा आपका? नेगेटिव में। तो इसलिए इसके एंगल को आप ऐसा, इसी के कोऑर्डिनेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर कोमा माइनस का थीटा। ठीक है, और तीसरा एक और तरीका हो सकता है, आप जानते हैं ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना आएगा आपका? पाई माइनस थीटा। और क्योंकि आप इसको क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस पाई माइनस थीटा। तो यही कोऑर्डिनेट को आप आर कोमा माइनस पाई माइनस थीटा करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन, इतना आप लोग पहले से भी जानते हो। बाकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और पोलर कोऑर्डिनेट में रिलेशन होता है, जैसे क्या रिलेशन होता है वो आप जानते ही हो, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं बस। x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा
ये होता है, और y इक्वल्स टू r साइन थीटा, ठीक है, ये दोनों में रिलेशन होता है। तो ये तो आपका ये हो गया, ठीक है। और दूसरा इसमें अब है आपका, थोड़े मैं इस टॉपिक ले रहा हूँ अलग अलग, ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाने का टाइम भी नहीं है, आप समझ ही रहे हो। तो दूसरा जैसे टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आपने पढ़ रखा होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़ रखा है। हम इसी चीज को आप पोलर कोऑर्डिनेट में दिख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हमें मेजर करना है, तो देख लेते हैं। जैसे ये तो हो गया आपकी इनिशियल लाइन, ये हो गया आपका पोल, एक पॉइंट हमने ले लिया P पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया हमने Q पॉइंट, ठीक है। ये आपका P पॉइंट और ये हो गया आपका Q पॉइंट, और ये जो PQ लाइन है इसको भी हम मिला देते हैं। इस P पॉइंट की कोऑर्डिनेट को हम कंसीडर कर लेते हैं r1, θ1, ठीक है। और जो Q पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट को हम कंसीडर कर लेते हैं r2, θ2, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जो OP लेंथ होगी वो आपकी हो जाएगी r1, ठीक है। ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा θ1, ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा आपका θ2, और ये जो बीच का एंगल आएगा वो होगा आपका θ2 माइनस θ1, ठीक है। और OQ जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी r2। तो हमें फाइंड करनी है PQ लेंथ। आपने कार्टेशियन में तो देखा ही था, उसी चीज को अब यहाँ पे देखना है। तो देखो इसके लिए हम एंगल का यूज करते हैं यहाँ पे, और कुछ तरीका तो है नहीं। तो इसका तरीका क्या है, एंगल के हिसाब से देखना है। एंगल का यूज करते हुए जो θ2 माइनस θ1 है, क्योंकि यहाँ तो मेनली एंगल है और रेडियस वेक्टर ही है ना, तो एंगल का यूज कर हम इसमें करेंगे। तो आपने एक पढ़ रखा है, एक तो राइट ट्रायंगल होता है, तो उसमें आप जानते हो कॉस थीटा साइन थीटा कैसे निकलते हैं। बाकी एक ट्रिग्नोमेट्री में और भी तरीका होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तो उसका तरीका क्या होता है। देखो आपने फॉर्मूला भी पढ़ रखा होगा ना, ये ट्रायंगल है अगर आपका, ठीक है, ये अगर ट्रायंगल है ABC कोई ट्रायंगल है, तो उसमें ये साइड आपकी A साइड है, ये B साइड है, ये C साइड है, और मैं इसको एंगल को निकालना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है cos A इक्वल्स टू, जो ये सामने की साइड है A है, इस एंगल के सामने की साइड, बाकी साइड आपको B और C दी है, तो ये हो जाता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर इस हिसाब से अब हम यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस, ये एंगल कितना है आपका POQ, एंगल POQ इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका, इसके सामने की साइड कौन सी हुई आपकी, इसके सामने की साइड हुई आपकी PQ, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2OP इंटू OQ, ठीक है, समझ में आया। तो OP लेंथ मैंने ऊपर लिखी दिया R1 है, ठीक है, OP लेंथ मैंने लिखी दिया R1 है, और OQ लेंथ आपकी R2 है। तो इस हिसाब से मैं इसको लिख देता हूँ कॉस एंगल, ये हो जाएगा कॉस एंगल θ2 माइनस θ1, और ये OP लेंथ आपकी R1, ठीक है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, ये हो गया। और ये कितना हो गया आपका 2R1 R2। तो यहां से इसको अगर आप फाइंड करेंगे तो PQ जो लेंथ थी उसको आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos θ2 माइनस θ1, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, कुछ बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी है। ऐसा जो आप मैं आपको जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से आप थोड़ा इसको देखते चलो, ठीक है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरा इसी में है पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब एक दूसरा टॉपिक है पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ रखी है ना, तो यहां पर भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन
देख लेते हैं हम। पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ी है। पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती थी कार्टेशियन में? आपने ऐसी तो पढ़ी थी ना कि ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस टाइप से तो पढ़ी थी। यही होती इक्वेशन। अब इसी को हम पोलर फॉर्म में देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो हम यहां पर कंसीडर करते हैं, जैसे हमने पहले भी किया, ये आपकी क्या हो गई, कोई लाइन हमने ले ली, ये हो गया पोल, ये हो गई आपकी इनिशियल लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और इस देखो एक चीज आप याद रखो, अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट में किसी चीज में भी पढ़नी है, किसी की इक्वेशन निकालनी है, तो उस पर हमें करंट पॉइंट कंसीडर करना पड़ता है। जैसे हम अब इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एक करंट पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। करंट पॉइंट मतलब कि वो पॉइंट इस लाइन पे कहीं पर भी हो सकता है। तो मैंने एक ये पॉइंट कंसीडर कर लिया, पी पॉइंट, उसकी कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके आर कॉमा थीटा, ये हमने कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिए, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर कर लिए, तो इसको मैं इससे मिला भी देता हूं, पोल से मिला देते हैं इसको, ठीक है। और फिर एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर। देखो बच्चों इतना टाइम नहीं कि मैं पूरी थ्योरी लिख सकूं, तो थोड़ा थोड़ा आप अपने जब मैं बता रहा हूं तो अपनी बुक में भी देखते रहना और इसको भी देखते रहना, यहाँ भी पढ़ते रहना, तो और साथ साथ लिखते भी रहना कॉपी में, तो आप थोड़ा इसको आसानी से समझ पाओगे। अगर पूरे टाइम होता तो मैं आपको इसकी पूरी थ्योरी लिखाते हुए करा देता, लेकिन इतना समय नहीं है, इसलिए मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ कि आपको मैं ये बता सकूं कम टाइम में, ठीक है। कम टाइम में आपको मैक्सिमम चीजें मैं बता सकूं और आप उसको एग्जाम में कर भी सको, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये हमने एक लाइन कंसीडर करी थी, इस पर एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया, उसके कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा हो गए। फिर ओ पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस लाइन पर, उसको मैंने जो फुट है उसको एन से डिनोट कर दिया। और ये जो ओ एन लेंथ होती है, जनरली आपको पता ही है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट कर देते, तो ओ एन जो लेंथ है इसको मैंने पी से डिनोट कर लिया। और जो ये पी पॉइंट है, स्मॉल पी है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये स्मॉल पी है, वो कैपिटल पी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया था। और आप जानते हो ओपी लेंथ क्या होगी, ओपी लेंथ होगी आपकी आर के इक्वल, ठीक है। और इसका जो ये ओ एन लाइन है, यहाँ पे तो 90 है, लेकिन ये जो एंगल है इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये एंगल आपका अल्फा है और ये एंगल आपका कितना है, थीटा। तो आप आसानी से बता सकते हो एंगल पी ओ एन, एंगल पी ओ एन, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा है एंगल थीटा, ये एंगल है आपका अल्फा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बीच वाला, ये हो जाएगा आपका थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये एंगल हो गया आपका थीटा माइनस अल्फा। अब हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है, लाइन की। तो हम देखते हैं इस ट्राइंगल में, फ्रॉम ट्राइंगल पी ओ एन, इस ट्राइंगल में देखो हमें निकालनी है। हमारे पास इस ट्राइंगल को अगर देखें तो हमें मालूम क्या क्या चीजें हैं, हमें ओ एन की लेंथ पता है, हमें ओपी की लेंथ पता है, और हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है, लाइन की। तो लाइन के लिए हमें पी एन की वैल्यू नहीं पता ना, तो इसी को निकालने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर हम इसमें कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि हम जब हमने इस ट्राइंगल का यूज किया तो हम कॉस का यूज करें या साइन का यूज करें, एग्जाम में हम करते समय ये चीज भूल जाते हैं, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो क्योंकि मुझे अब इसको निकालना है, मुझे ये दोनों लेंथ मालूम है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कॉस का, क्योंकि ये एंगल है और ये इसके सामने की साइड हो गई, तो इसका यूज करते हुए हम निकालते हैं। ये वाली साइड आपकी कौन सी है, ओपी, ठीक है। तो कॉस थीटा माइनस अल्फा, तो कॉस थीटा माइनस अल्फा है ये वाला एंगल जो मैं डॉटेड करके इसमें थोड़ा क्लियर आपको अगर दिख पा रहा हो, तो ये कॉस थीटा माइनस अल्फा हो गया। तो इसमें अगर ये कॉस है तो बेस क्या है इसका, ओ एन, बेस क्या है, ओ एन, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा आपका, निकालने मुझे इसी की लाइन की इक्वेशन है ना, तो लाइन के जो कोऑर्डिनेट माने इसमें पी पॉइंट ले रखा है आर कोमा थीटा, उसके टर्म्स में इसको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए ओ एन, क्योंकि पी एन तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो उसके हिसाब में मैं रखूं कैसे, तो ओ एन अपॉन क्या आ जाएगा, ये ओपी, ठीक है।
तो OP अगर मैं इसको निकालने जाऊं तो ये आपका ON इक्वस टू क्या हो जाएगा, OP कॉस, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, OP कॉस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा मैं इसको यहीं पे कवर करने की कोशिश करता हूं। ON आपका हो जाएगा P, OP हो जाएगा आपका R, और ये हो गया आपका कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो ये हो गई आपकी लाइन की इक्वेशन। ठीक है, P इक्वल्स टू R कॉस थीटा माइनस अल्फा। इसकी अगर जैसे मैंने ऊपर लिखी थी इसी फॉर्म में इसको आप चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि कॉस थीटा माइनस अल्फा है तो इस फॉर्मूले को आप ओपन कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा ओपन करके, P इक्वल्स टू, अगर इसको हम ओपन कर दें, कॉस A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर मैं इसमें ओपन कर दूं तो ये बन जाएगा आपका R कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस R साइन थीटा और साइन अल्फा। ठीक है, तो इसमें आप जानते हो मैंने यहां पर बताया था आपको शायद ये दिख रहा हो, x इक्वस टू आर कोस थीटा होता है, y इक्वस टू आर साइन थीटा। तो इसी हिसाब से इसको हम यहाँ रखेंगे। तो आर कोस थीटा क्या बन जाएगा आपका, आर कोस थीटा आपका हो जाएगा x, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस आर साइन थीटा की जगह y साइन अल्फा। ठीक है, और p यहाँ पे कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे c आपका कांस्टेंट है, c कांस्टेंट यहाँ पे आपका p हो जाएगा। तो ये इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक आध केस इसके स्पेशल वाले हम और देखेंगे इसके बाद। ये आपका ON इक्वल्स टू OP cos थीटा माइनस अल्फा हो गया। तो ON कितना है हमारा, ON है आपका, ऊपर मैंने लिखा है P और OP आपका है R, तो ये हो गया इतना cos थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये तो आपकी इक्वेशन हो गई स्ट्रेट लाइन की, जो हम यहाँ पे निकालना चाह रहे थे पोलर इक्वेशन। इसी को जैसे मैंने ऊपर कार्टेशियन फॉर्म की ली थी उसमें भी आप चेंज करके लिख सकते हो। देखो P, अगर इसका cos A माइनस बी का फॉर्मूला हम ओपन करें तो क्या होता है, cos A माइनस बी का फॉर्मूला cos A cos B प्लस साइन A साइन B। तो cos थीटा माइनस अल्फा है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका R cos थीटा cos अल्फा प्लस R साइन थीटा साइन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ही था x इक्वस टू आर कॉस थीटा y इक्वस टू आर साइन थीटा होता है। तो यहाँ से आर कॉस थीटा आपका x हो जाएगा, आर साइन थीटा आपका y हो जाएगा। तो ये p इक्वस टू क्या हो जाएगा, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब पोलर इक्वेशन की जो ये आई है पूरी, अब इसी की थोड़ी सी दूसरी फॉर्म भी हम देखेंगे। ठीक है, दूसरी फॉर्म देखेंगे तो दूसरी फॉर्म में मतलब दूसरी फॉर्म क्या, स्पेशल केसेस हैं। तो पहला इसका स्पेशल केस है नंबर 1, इफ लाइन पासिस, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन, अगर जो लाइन है वो क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए इनिशियल लाइन के। तो अगर लाइन के परपेंडिकुलर होगा इनिशियल लाइन के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आपने ये इक्वेशन देखी थी अभी, अगर ये लाइन के परपेंडिकुलर, अगर ये लाइन के परपेंडिकुलर हो जाए तो उस समय क्या होना चाहिए आप बताओ। ये जो आपका लाइन को ऐसे है, तो अगर इसको ऐसे घुमाओगे तो क्या हो जाएगा इस समय, अल्फा एंगल या तो आपका हो जाएगा इस समय पर। अगर इसको ऐसे लाएंगे तो एंगल आपका ये वाला जो एंगल है ये भी तो ऐसे घूम जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा या तो 0 हो जाएगा, या फिर ये लाइन ऐसे होके ऐसे भी हो सकती है। इस कंडीशन में आपका जो हो जाएगा अल्फा कितना घूम जाएगा, ये पूरी लाइन ON भी तो घूमेगी, तो ये ON भी ऐसे घूम के आएगी, इसका मतलब ये एंगल आपका पाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि इस केस में क्या आएगा, अब ये अल्फा आपका या तो 0 हो जाएगा या क्या होगा, पाई। ठीक, तो इस केस में आपकी जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, देखो अल्फा को हम जो इक्वेशन थी लाइन की हमने अभी फाइंड करी, तो P इक्वल्स टू क्या आई थी इक्वेशन, R cos थीटा माइनस अल्फा, यही तो आई थी ना। अब इस इक्वेशन में हम अल्फा को कर देते हैं 0, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R cos थीटा, लाइन की इक्वेशन इतनी हो जाएगी। और दूसरा आपका क्या था, दूसरा था आपका क्या, दूसरा पोर्शन था आपका,
दूसरा पोर्शन था आपका ये पाई वाला, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर आप थीटा माइनस पाई करेंगे तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इस तरीके से दोनों तरीके से आपकी इक्वेशन निकल जाएगी लाइन की। स्पेशल केस हो गया। एक और स्पेशल केस है, वो भी देख लेते हैं। वो आपका स्पेशल केस है कि नंबर 2, इफ लाइन इज पैरेलल, इफ लाइन इज पैरेलल टू द इनिशियल लाइन, टू द इनिशियल लाइन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना? उम्मीद तो मैं कर सकता हूँ, बाकी देखो उम्मीद तो दुनिया कायम है, आपको पता ही है। ठीक है ना? अब ये समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और समझ में आने से भी अच्छा बेटर ये है कि ये एग्जाम में आ जाए, और उससे भी बेटर ये है कि एग्जाम में आए तो आप उसे कर पाओ। तो फिलहाल ये है। तो लाइन पैरेलल की बात हम कर रहे हैं, इनिशियल लाइन की। अगर लाइन ये पैरेलल हो जाए, अगर ये पैरेलल हो जाएगी तो ये लाइन ऐसे जाएगी ना, फिर ये लाइन इस तरीके से हो जाएगी, यानी कि अल्फा, ये ओ एन भी आपकी ऐसे हो जाएगी फिर। तो इसका मतलब अल्फा एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये π/2। ठीक है, तो अल्फा एंगल हो जाएगा आपका π/2, यानी कि इस केस में आपका जो यहाँ पे अगर फॉर्मूले में आप रखोगे तो P = क्या होगा, R cos थीटा माइनस π/2। तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये क्या आएगा आपका R sin थीटा। तो P = R sin थीटा, इस केस में लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपका इतना पोर्शन हो गया, ये तो हुआ लाइन के बारे में। अब हम एक चीज देखते हैं, और अब जैसे आपने कर्व ट्रेसिंग पढ़ी थी, कर्व ट्रेसिंग में पोलर कोऑर्डिनेट के केस में भी कर्व ट्रेसिंग आपने पढ़ी थी, उसमें सर्किल की डिफरेंट टाइप की इक्वेशन आई थी, तो वहां तो ट्रेसिंग से पता किया था। अब उसी चीज को मैं यहाँ पर आपको पोलर इक्वेशन सर्किल की बता रहा हूँ, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट से निकालने का भी उसका तरीका हम देख लेते हैं। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों के। अब मैं यहाँ पे ये भी नहीं जान सकता कि आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है या आ रहा है। ठीक है, फिलहाल तो थोड़ा ऐसे ही देखना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, आप भी थोड़ी सी कोशिश करो, इतनी कोशिश कर लो कि बस ये एग्जाम में आए और वो हो जाए। पोलर इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं पहले। एक तो मैंने ये कंसीडर कर लिया इसमें सर्किल। मैंने आपसे पहले भी बोला, फिर बोल रहा हूं कि मैं थ्योरी लिखा नहीं रहा हूं, इसकी कोई ऐसी बहुत स्पेशल थ्योरी भी नहीं है, उतना तो आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, 12 साल का एक्सपीरियंस है आपको, और 13वां साल भी आपका लगभग पूरा ही हो गया था, तो इतना एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद भी कर लेते हैं, इतना कॉन्फिडेंस तो होता ही है। ठीक है ना? तो ये आपका एक सर्किल मैंने कंसीडर किया है, उस सर्किल का सेंटर मैंने सी ले लिया। ठीक है, वो आपका पोल हो गया, इनिशियल लाइन हो गया, और पहले मैंने आपको बोला था जिसकी भी इक्वेशन निकालनी होती है इसकी बाउंड्री पर पॉइंट कंसीडर करना पड़ता है, करंट पॉइंट जिस बोला था मैंने। तो यहाँ पर इस पर भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, करंट पॉइंट बोलते हैं इसको आप। ये इसके कोऑर्डिनेट, जनरल कोऑर्डिनेट हम r, θ ले लेते हैं, और जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं हम r1, θ1। ठीक है ना? समझ में आया ना? ये सर्किल मैंने कंसीडर किया है, C उसका सेंटर है, P उसकी बाउंड्री पर कोई पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया है, P की कोऑर्डिनेट r, θ ले लिए हैं, C सेंटर जो था सर्किल का उसके कोऑर्डिनेट को मैंने r1, θ1 लिया है। तो आप जानते हो ये एंगल क्या हो जाएगा, θ1, और जो आपका ये वाला एंगल आएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका थीटा। तो ये जो बीच का पोर्शन आ रहा है ये एंगल क्या होगा, थीटा माइनस θ1, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, थीटा माइनस θ1, ये आपका एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने एक जगह और कॉस का फॉर्मूला यूज किया था, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में, एक तो राइट ट्रायंगल के केस में कॉस का होता है, दूसरा अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो उस केस में भी अभी यूज किया था ना, तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर अब दोबारा से यूज कर रहा हूं। तो फ्रॉम ट्रायंगल POC, फ्रॉम ट्रायंगल POC, ये आपका यहाँ पे कॉस कितना हो जाएगा आपका, कॉस इस ट्रायंगल से देख लेते हैं, कॉस एंगल POC, कॉस एंगल POC। ठीक है,
और इक्वल्स टू फिर ये क्या रहेगा बताओ, इसके एंगल के सामने की साइड कौन सी है, पीसी, यानी कि ये हो जाएगा आपका ओसी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर माइनस पीसी स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2OC इंटू ओपी। ठीक है, और यहाँ पे OC लेंथ आपको मालूम ही है, मैंने ऊपर लिखी नहीं, चलो यहाँ लिख देता हूँ। OC लेंथ कितनी होगी आपकी, ये R1, और ये आपकी OP लेंथ क्या हो जाएगी, R। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब ये कॉस POC यानी एंगल आपको बोला था अभी क्या हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा 1। OC की जगह आपका हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस OP की जगह R स्क्वायर, और PC। अच्छा एक चीज और अब बताओ, अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया। आप जानते हो सर्किल की डेफिनेशन से कि सेंटर को बाउंड्री के किसी पॉइंट से जो लाइन मिलाती है वो क्या होती है, इसकी रेडियस क्या होती है, रेडियस ही तो होती है ना। तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ए, यानी कि स्मॉल ए, इससे इसको डिनोट कर देते हैं हम। तो ये लेंथ PC क्या हो जाएगी, ए, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा 2R1 इंटू R। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आप इतना सब आप जानते हो। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस R स्क्वायर और माइनस का 2R1 R कॉस थीटा माइनस थीटा 1। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये तो एक जनरल इक्वेशन आई है सर्किल की। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस होंगे, उन स्पेशल केसेस को देख लेते हैं। जो मैं भी आपसे बात कर रहा था कि आपने कुछ स्पेशल सर्कल्स की इक्वेशन पढ़ रखी है, जैसे ट्रेसिंग में आपने उसका यूज भी करा था, तो वही सब टाइप की इक्वेशंस को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें अलग अलग केस हैं। पहला केस क्या है, पहला केस देखते हैं। फर्स्ट केस है इसका कि इफ पोल लाइज ऑन द सर्किल, इफ, पहला केस है इफ पोल लाइज ऑन द सर्किल, इफ पोल लाइज ऑन द सर्किल। अगर ये पोल मतलब O पॉइंट ये सर्किल पर लाई करेगा, तो आप ये सोचो क्या हो जाएगा। अगर ये सर्किल पर ही लाई कर जाएगा तो ये जो आपकी लेंथ थी, जो आपकी लेंथ क्या थी, ये R1 वाली, यहां से यहां तक की लेंथ क्या थी, OC वाली R1 थी ना। तो अगर ये पॉइंट को मैं हटा के यहां पे रख दूं, ये इस वाले पॉइंट पर अगर ये आ जाएगा तो ये लेंथ क्या दिखेगी आपको, R1 की जगह ये लेंथ आपकी किसकी इक्वल हो जाएगी, A के तो इक्वल होगी ना। तो इसका मतलब इस केस में R1 इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका A, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A। यानी कि इस इक्वेशन को अगर मैं यहां पर, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर कुछ डिनोट कर देते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। ठीक है, तो अगर इस वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 1, अगर इसमें पुट कर दें इस वैल्यू को, R1 की जगह पर हम A पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या रह जाएगी, आप कैलकुलेशन कर सकते हो ना। R1 की जगह A पुट करेंगे, A स्क्वायर से A स्क्वायर आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरा सॉल्व करके जो आपकी इक्वेशन आएगी ये हो जाएगी R इक्वल्स टू 2A कॉस थीटा माइनस थीटा 1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो एक केस आपका ये हो गया। ठीक, अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है इफ इनिशियल लाइन इज डायमीटर, इफ इनिशियल लाइन, इफ इनिशियल लाइन इज अ डायमीटर। अगर इनिशियल लाइन डायमीटर हो जाए तो क्या हो जाएगा। अब आप सोचो कि अगर इनिशियल लाइन डायमीटर होगी तो इसकी आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, लेट अस कंसीडर दिस इज अ सर्कल, तो ये केस ऐसा हो जाएगा। देखो पोल तो यहाँ पे लाई कर ही रहा है, मैं तो बात कर रहा हूं कि इनिशियल लाइन क्या हो जाए, डायमीटर। तो इनिशियल लाइन डायमीटर हो गई, पोल यहाँ पे लाई करा हमने ले लिया है, तो O यहाँ हो गया, C यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। और जो P पॉइंट था वो आपका कहाँ हो गया, यहाँ पर, ये बन गया ना। तो अब मुझे आप बताइए इस केस में क्या हो जाएगा। देखो मैंने O को यहाँ पे लिया है और ये क्या हुआ, इनिशियल लाइन तो होती है, इनिशियल लाइन क्या हो गई इसकी, एज अ डायमीटर। तो इस केस में आपको दिख रहा होगा
कि R1 इक्व टू ए तो हो ही गया भाई, OC वाला यहाँ पर हमने लिया था ना, ये OC वाला, ये तो आपका हो ही गया R1 इक्व टू ए। और क्या आपको दिख रहा है इसमें? इसमें आपको एक चीज और दिख रही होगी, ये θ1 एंगल था यहाँ पर, हमने C पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए थे R1 और θ1 करके, क्योंकि ये इनिशियल लाइन पे नहीं था। अब तो ये C पॉइंट आपका इनिशियल लाइन पे ही आ गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पर जो θ1 है वो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अगर मैं ये वैल्यू दोनों की रख दूं, ठीक है, कहाँ पे रखूं? वही आपकी इक्वेशन 1 में, तब ये पोर्शन क्या रह जाएगा? ए की R1 की जगह पे आप A पुट करेंगे और θ1 की जगह पे आप 0 पुट करेंगे, तब आपकी इक्वेशन हो जाएगी R इक्व टू 2A cos थीटा। अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने इस टाइप की इक्वेशन को ट्रेसिंग पढ़ते समय किया भी था सेकंड पेपर में, ठीक है ना, कर्व ट्रेसिंग में। तो ये केस हो गया। और इसका एक केस बन सकता है, नंबर 3 केस हम ले लेते हैं। इफ पोल इज द सेंटर ऑफ सर्किल, इफ पोल is the center of the circle, अगर पोल जो है वो क्या हो जाए? सेंटर ऑफ द सर्किल, तो इस केस में आप बताओ क्या होना चाहिए? थोड़ा सोचो। अगर पोल जो है वो कहाँ हो जाए? सर्किल के सेंटर पर हो जाए, यानी कि O और C की जो पोजीशन है वो एक ही हो जाए। अब इस केस में आप मुझे बताओ क्या होगा? अब आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि यहां पर इस केस में जो R1 की वैल्यू थी, भाई यहां पे तो R1 इक्व टू ए रहा, इस केस में तो R1 और ये आपके मैच करे। अब क्या हो गया? यहाँ पे O और C एक ही हो गए, तो ये पूरी लेंथ आपकी 0 नहीं हो गई? मतलब R1 की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? 0। तो R1 की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो आप मुझे बताओ इस केस में क्या हो जाएगा? मैं यहां पर R1 की जगह पुट इन, मैं θ1 की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट इन 1, R1 से ही काम हो जाएगा आपका। तो पुट इन 1, अगर मैं 1 में पुट कर दूं इसको तो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पर आपका क्या बचेगा? A² आपके पास है, R1 की जगह 0 हो गया, ये आपका R² हो गया, और ये पोर्शन पूरा क्या हो गया? क्योंकि R1 है यहाँ पर ना, यहाँ पे R1 होता है फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या मिलेगा आपको? R इक्व टू ए। याद आ रहा होगा ना ऐसी इक्वेशन, सर्किल की इक्वेशन होती है R इक्व टू ए, ठीक है। मोस्ट जनरल इक्वेशन जो होती है सर्किल की वो यही वाली होती है। एक केस इसका और रह जाता है, ये आपका केस भी आप कह सकते हो या एज अ क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कभी, ठीक है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको देखो, ये भी आपने पढ़ रखा है, ट्रेसिंग में आपने पढ़ा है सब। इफ initial line is a tangent at the pole। मैं फिर से इसको पढ़ देता हूं, क्या बोला मैंने यहां पर? इफ इनिशियल लाइन इज अ टेंजेंट एट द पोल, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम मैंने बोला आपसे ना कि एज अ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इसके लिए अलग से हम फिगर को ड्रॉ करते हुए भी देख लेते हैं। तो ये तो मैंने एक सर्किल ले लिया है। इफ इनिशियल लाइन इज अ टेंजेंट, तो ये इनिशियल लाइन टेंजेंट बोल रहे हैं, तो हमने इसको इनिशियल लाइन एज अ टेंजेंट ये भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये आपका हो गया। और फिर इसी में ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका सर्किल का सेंटर हो गया, और सर्किल से सेंटर से ही मैं आगे लाइन बढ़ाते हुए इसको ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। ये इस पॉइंट को मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये आपका Q पॉइंट हो गया। और एज यूजुअल जैसे आगे भी मैंने बोला आपको कि जिसकी भी इक्वेशन निकालनी होती है उस पर एक करंट पॉइंट कंसीडर करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P पॉइंट इसकी बाउंड्री पर, ठीक है ना। और इसके कोऑर्डिनेट क्या लेंगे आप? R, थीटा, ठीक। इसको हम ड्रॉ भी कर देते हैं, मिला भी देते हैं। इसको मैंने मिला दिया और एक मैंने इसको भी मिला दिया, ठीक।
आपने एक थ्योरम पढ़ रखी होगी छोटी क्लास में कि सेमी सर्किल में जो एंगल बना होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, सेमी सर्किल मतलब ये सेमी सर्किल ही तो बना है, डायमीटर है। ठीक है, इसी को मैंने सेंटर वाली जो ओ को सी से मिलाया, इसी लाइन को आगे बढ़ाया तो डायमीटर ही तो हुई। तो ये आपका कितना एंगल बना, 90 डिग्री का। ठीक है ना, ये वाला जो आपका एंगल है कितना है, थीटा। ठीक, अब थोड़ा सा यहां पर आपको ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। ओ सी लेंथ सर्कल की रेडियस है। ठीक है, तो ओ सी लेंथ अगर ए है तो आपकी जो ओ क्यू लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 2a। क्या हो जाएगी, 2a। ठीक है ना, एक तो ये लेंथ का हो गया। और ओपी लेंथ आपके पास कितनी है, ओपी लेंथ हमारे पास है r। ठीक, अब मुझे इसके ट्रायंगल के बाहर का एंगल तो मालूम है, लेकिन अंदर का एंगल का कुछ नहीं पता। ये 90 डिग्री इतना पता है, तो थोड़ा सा ये अंदर का जो एंगल है वो हमें पता करना पड़ेगा। देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल आप पता कर सकते हो, एंगल POC या एंगल POQ मैं लिख देता हूं। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, एक थ्योरम ये भी तो होती है ना कि ये लाइन क्या है, टेंजेंट है। ये लाइन क्या है, टेंजेंट है। और ये क्या है, डायमीटर है या सेंटर को इस टचिंग पॉइंट से मिलाने वाली लाइन है। तो ये एंगल भी तो 90 का होता है ना, पता होगा आपको। ये एंगल अगर 90 का होता है तो इसका मतलब ये थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया, ये आपका 90 है। तो आप जानते हो तीनों एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये वाला एंगल आपका क्या बचेगा, फिर ये वाला एंगल बचेगा आपका थीटा। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल OQP क्या हो जाएगा आपका, थीटा। समझ में आया, ये एंगल आपका हो गया थीटा। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल POQ, फ्रॉम ट्रायंगल POQ अगर मैं इससे, देखो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है और ये क्या है, थीटा है। ठीक है, तो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं साइन थीटा। साइन थीटा मैं निकाल रहा हूं। साइन थीटा अगर मैं निकाल रहा हूं तो इसकी क्या होता है, अपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है। तो ये क्या हो जाएगा, OP, और ये क्या हो जाएगा, 90 है तो अपोजिट आपका क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, OQ। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, OP इक्वल्स टू OQ साइन थीटा। ठीक है, और OP लेंथ पता ही है आपको, ये है R, और OQ लेंथ कितनी है आपकी, 2a। तो ये हो गया R इक्वल्स टू 2a साइन थीटा। ठीक, ठीक है, समझ में आया ना क्या क्या किया हमने। यहाँ पे सर्कल हमने लिया, उसकी ये इनिशियल लाइन को एज ए टेंजेंट लिया, सी उसका सेंटर रहा, उसी लाइन को मैंने सेंटर को ओ से मिलाया और फिर इसको आगे बढ़ाया तो OQ इसकी डायमीटर हुई। फिर इस पर P पॉइंट कंसीडर किया, उसके कोऑर्डिनेट R, थीटा लिए, तो ये OP लेंथ आपकी R हुई। ये आपकी जो एंगल बना वेक्टोरियल एंगल थीटा होगा। फिर हमने इसके अंदर ये जानते हैं ये एंगल आपका 90 हो जाएगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये आपका थीटा हो जाएगा। ये थीटा हो गया, तो हमने इस ट्रायंगल का यूज कर लिया। तो इस ट्रायंगल के यूज से साइन थीटा क्या हो जाएगा, OP अपॉन OQ, यानी OP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OQ साइन थीटा। और OQ जो लेंथ है वो आपकी क्या है, 2a। तो R इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, 2a साइन थीटा। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, ये पढ़ा था ना कर्व ट्रेसिंग में। तो ये यहाँ पे इस तरीके से भी इसको सबको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये पूरा जो मैंने अभी तक आपको बताया। पहला था पोलर कोऑर्डिनेट्स का इंट्रोडक्शन दिया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको बताया, पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताया। ठीक है, उसके कुछ अलग केस देखे, और पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने देखा। ठीक है, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड जो चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है उससे होता है रिलेटेड, ज्यादा कुछ इसमें से आता नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो मैंने आपको करा दिया। अब मेन आपका जो होता है वो है पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक। उसमें भी आपकी एक तो स्टार्टिंग पोलर इक्वेशन कोनिक्स में जो पहली एक्सरसाइज है वो है, और एक है आपकी सेकंड एक्सरसाइज। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, मतलब कुल मिलाकर के आपके
आई थिंक 15-16 क्वेश्चंस में पूरा आपका निबट जाएगा और अच्छा खासा आप क्वेश्चन उसको कर सकते हो, ठीक है। बट जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना आप एटलीस्ट उतना आप कर लो, तभी हो पाएगा ऐसा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आपको पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स वाले चैप्टर को देखेंगे। थैंक यू।